ओके, सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद, एक साथ ओम का उच्चारण। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now slowly and gently open your eyes. ठीक है, तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने परसों कहाँ तक पढ़ाया था आप लोगों को? सेल के बारे में बता दिया था ना, सेल के ऑर्गेनेल्स बता दिए थे आप लोगों को मैंने। मैम एक बार शॉर्ट में बता दीजिए उसका, जो आपने सैटरडे को बताया। हम क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे, गेस्ट आ गए थे और आपने रिकॉर्डिंग नहीं डाली तो देख भी नहीं पाए। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं डाली क्योंकि नेट नहीं था ना, इतना नेट नहीं हो पा रहा है अभी 2-3 दिन से, तो रिकॉर्डिंग अभी डाली नहीं। मैं अभी केवल पेपर 1 की रिकॉर्डिंग ही मैंने डाली है, तो ये भी मैं डाल दूंगी। एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो एक बार आप शॉर्ट में थोड़ा सा बता दीजिए कि हम क्लास अटेंड। समझा रही हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा। स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, बताइएगा हो रही है नहीं। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आप लोगों को? हेलो? जी मैम हो रही है। ओके, ठीक है, तो हम यूनिट हम पेपर 2 पढ़ रहे हैं और यूनिट आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। ठीक है, मैंने आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताया था कि हमें इतना सिलेबस जो आपके सामने दिख रहा है वो कवर करना है नेट के अंतर्गत। अब हम बात कर रहे थे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होता क्या है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में मैंने आप लोगों को सबसे पहली क्लास में ही बता दिया था क्या क्या है। ठीक है, तो ह्यूमन एनाटॉमी क्या है मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चर जो हम काम करते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी जो भी चीजें हम स्थूल तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि हमारा बॉडी हो गया, ऑर्गन हो गया, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती उसे हम ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं, और जिसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। फिजियोलॉजी में हम फंक्शन पढ़ते हैं कि क्या किस तरीके से जो हमारी फिजियोलॉजी वो काम कर रही है। ठीक है, फिर आप लोगों के ये मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी, जब भी हम सेल के बारे में बात करते हैं तो स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाती है, जिसे हम मॉडर्न एलम में सेल बायोलॉजी बोलते हैं। साइटो मतलब होता है सेल और लोगोस मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। इसको सबसे पहले किन्होंने देखा, किन्होंने नाम दिया, वो रॉबर्ट हुक थे। फिर हमने बात की थी सेल थ्योरी की, तो सेल थ्योरी थियोडर स्वान ने और मैथियस सेडन ने दी थी। इनने 3 चीजें बताई थी कि हमारी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जीवित व्यक्ति है, जो भी होते हैं, वो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, और दूसरा बताया ने कि सेल जो है हमारे शरीर की सबसे बेसिक यूनिट या मूल इकाई है, इसी से ही हमारा शरीर बना हुआ है। फिर बोला गया कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि सेल पहले से निर्धारित या पहले से ऑलरेडी कोई सेल होगी उसी से ही सेल निकलती है, मतलब एक सेल है उसका डिवीजन होता है तो दूसरी सेल बनती है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सेल होती है उसकी संरचना या उसका स्ट्रक्चर, तो सेल की एनाटॉमी अभी हम पढ़ रहे हैं कि सेल क्या है, कैसे है, फिर उसके साथ उसके कार्य पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि सेल के 3 पार्ट हैं। ठीक है, मोटा मोटा 3 पार्ट कौन कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि क्या है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, दूसरा है आपका साइटोप्लाज्म, तीसरा है उसके ऑर्गेनेल्स, सॉरी साइटोप्लाज्म उसके ऑर्गेनेल्स दूसरा, फिर न्यूक्लियस। अब होता क्या है ये हम इसको पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले आप डायग्राम में देखो, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, मेरा पॉइंटर दिख रहा है जो मैं चला रही हूँ, या पेन देख पा रहे हैं क्या आप लोग? यस मैम। तो ये आपको जो डबल लेयर दिख रहा है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये डबल लेयर किसकी बनी होती है? जिन्होंने क्लास ली जल्दी बताओ, ये डबल लेयर किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन। इसको बोलते क्या है? हम पहला शब्द भी लिख दिया, शुगर और प्रोटीन। पहला शब्द लिखा है, क्या बोलते हैं इसको? सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे सेल मेम्ब्रेन बनी किससे होती है? फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। फॉस्फोलिपिड से, हाँ ठीक है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है और ये फॉस्फोलिपिड में ही हमारे लिपिड्स और प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये बाई लेयर होता है, बाई लेयर में से 2 लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है पूरे सेल को कवर करने का काम करती है, जिससे कि सेल में किसी भी तरीके की जो है इसके अंदर के जो भी ऑर्गन है वो सेफ रहे, किसी भी तरीके का इसमें फ्रैक्शन या जंक्शन ना हो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेल का जो दूसरा मुख्य पार्ट है वो है उसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब देखो, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है आपका, इसको छोड़कर जो बीच का पार्ट है आपका, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसके अंतर्गत इसके कुछ अंग पाए जाते हैं या अंगक पाए जाते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेल्स ये इतने सारे जो लिखे हुए ना एरो लगा लगा के, डीएनए, न्यूक्लियस, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, साइटोसोम, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन तो ये हो गया, सॉरी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपार्टस, राइबोसोम, वैक्यूल्स और पेरीऑक्सीसोम और आपका सेंट्रियोल। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? हमारे साइटोसोम के अंदर पाए जाते हैं। साइटोसोम एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, मैंने आपको बताया था। इसके बाद आता है आपका न्यूक्लियस, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो न्यूक्लियस है आपका सबसे अंदर का एरिया, ये जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये सेल कंट्रोल सिस्टम होता है। तो हमने आगे देखा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो है क्या? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, जिसको हम फॉस्फोलिपिड या फैटी सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रोटेक्ट करना सॉफ्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। दूसरा होता है रिसीव बॉन्ड स्टिमुलाई, जो भी स्टिमुलस आ रहा है बाहर से उसको लेना। फिर आता है तीसरा न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर क्या करते हैं? आते और जाते हैं, और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का काम ये करता है। तो बॉडी में जितने न्यूट्रिएंट्स है उसको लेने का काम करता है और वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने का काम ये करता है। ठीक है, अब आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? एवरी सेल इन द बॉडी हैज अ न्यूक्लियस। हमारे सेल के अंतर्गत न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन आरबीसी एक ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और स्केलेटल मसल एक ऐसी सेल है जिसमें मोर देन 2 या ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स होता है, मैंने आपको बता दिया था, और यह एनवलप से ढका हुआ होता है। ठीक है, अभी इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आपका 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कि डीएनए एसिड से बना हुआ होता है। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना हुआ होता है। ठीक है, और सेल डिवीजन के पहले इसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। जैसे सेल डिवीजन होता है इसको बोला जाता है क्रोमोसोम, उसके पहले से हम क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, मैं इसलिए फास्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये चीजें करवा दी हैं। ठीक है लता जी, आपको समझ में आ रही है इतनी स्पीड में या हाँ बताएं? हाँ मैम, आ रही है। ठीक है, साइटोसोम मैंने आपको बताया था। साइटोसोम क्या होता है? हमारे सेल में न्यूक्लियस को छोड़ के जितना भी हिस्सा बचता है उसको हम साइटोसोम बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? चूंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, हर ऑर्गन का अलग अलग काम है, तो इसका काम है सेल की ग्रोथ करना, इसमें रेस्पिरेशन का काम करना है, डाइजेशन का काम करना, एक्सक्रीशन, डाइजेशन खाने का डाइजेशन नहीं, जो चीजें डाइजेस्ट होनी वो, एक्सक्रीशन करना, मेटाबॉलिज्म करना, रिप्रोडक्शन करना, तो ये सारा काम होता है साइटोप्लाज्म के अंतर्गत। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स है? लिविंग और नॉन लिविंग
ऑर्गेनल, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनल्स में हमारे कौन कौन सा था, मैंने आपको बताया था पैग एमएलआरसी। पैग एमएलआरसी आपको याद रखना है, बाकी आप याद रखो या ना रखो। पैग मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट था। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपार्टस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, प्लाज्मोजिन, वैक्यूल्स, ग्रेन्यूल्स और इंट्रासेलुलर फाइब्रिल्स, ठीक है। नॉन लिविंग साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन मतलब ये कि नॉन लिविंग नहीं रहते हैं, मतलब कि ये हमारे अजीवित होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर्स। अजीवित क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये किसी भी तरह का रेस्पिरेशन डाइजेशन का काम नहीं करते, ये बस केमिकल्स होते हैं जनरली। इसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फॉर्म में होते हैं। फिर इनऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा। हेलो, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, करती हूँ। हेलो यार, क्लास ले जो हुई क्या? हाँ भेजती, भूल गई थी मैं भेजना। अरे क्योंकि वो टाइम हो गया था ना, क्लास का खाना खाई थी, आराम आराम से करी थी, बैग में रखा है, अभी उठना पड़ेगा, जल्दी जल्दी उठूंगी तो भी दिक्कत है। 10 बजे के बाद भेजती हूँ, 10 बजे, हाफ एन आवर में हो जाएगा। करते दाल चावल, ठीक है, फिर करती हूँ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इनके अंदर के कौन कौन से ऑर्गेनल्स है। तो सबसे पहले होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये दो तरीके का होता है, एक तो स्मूथ होता है, दूसरा रफ होता है। स्मूथ मतलब चिकना, चिकनापन, जैसे हम तेल लगाते हैं तो हमारे हाथ में चिकनाहट आती है, तो चिकनापन मतलब लिपिड, जहां पर लिपिड पाए जाते हैं उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। लिपिड से बना हुआ होता है। ये क्या क्या करता है, जो चीज जरूरी है उनको रखता है, जो नहीं है उनको डिटॉक्सिफाई करके बाहर निकाल देता है, रिप्लेस और रिपेयर का काम करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदुरा, और राइबोसोम या जो प्रोटीन होते हैं वो खुरदुरे होते हैं। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ पर होता है, ठीक है। जो चीज जरूरी नहीं है उसको बाहर निकाल देता है। तो जब मेम्ब्रेन या जो सेल है जो जरूरी नहीं है या जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालता है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अब आता है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस क्या होता है, ये एक तरीके का क्लोजली फोल्डेड होता है। ये दिख रहा है आप लोगों को, एक सेकंड दिखा रहा है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको येलो कलर से? हेलो जी मैम दिख रहा है। ठीक है, देखो ये क्या करता है, कलेक्ट, पैकेज एंड डिस्ट्रीब्यूट मॉलिक्यूल्स मेड इन द सेल। जो भी चीजें सेल में बनाई जाती है उनको कलेक्ट करने का काम करता है, उनको पैक करता है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है जहां जहां जरूरत है। तो उसमें क्या है, प्रोटीन है आपका। प्रोटीन क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका सिंथेसिस होता है, बाकी सिंथेसिस इसका राइबोसोम में होता है, ठीक है। राइबोसोम को प्रोटीन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री बोला जाता है, ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो राइबोसोम क्या किया, प्रोटीन का प्रोडक्शन किया, ठीक है। फिर इसको क्या करती है, भेजती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका सिंथेसिस होता है, फिर ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाता है और इसकी पैकेजिंग होती है वहां पर, ठीक है। फिर जहां शरीर को इसकी जरूरत होती है उसको भेज दिया जाता है। तो ये आपका गोल्गी अपरेटस है। ये क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ स्टेक्स ऑफ क्लोजली फोल्डेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन स्टेक्स। इट इज प्रेजेंट इन सेल। ये क्या होता है, सेल में प्रेजेंट होता है, बट उनमें ज्यादा पाया जाता है जिनमें मेन काम सिंथेसिस का होता है, किसके, प्रोटीन का। मैसेज करना पड़ेगा सर। हेलो, कुछ बोल रहे हैं? हाँ मैम आवाज नहीं आ रही थी। हेलो, अभी आ रही आवाज? जी मैम। हेलो, हाँ जी आ रही है। हाँ ठीक है। गोल्गी अपरेटस क्या होता है, ये प्रोटीन को मूव करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचाता है, ठीक है। सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी अपैरेटस में भेजा जाता है प्रोटीन को। यहाँ पर ये प्रोटीन को पैक करने का काम करता है और जहां जरूरी है उसको भेजने का काम ये करता है, ठीक है।
अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन का काम करता है। इसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इसी और एनर्जी को किसमें? एटीपी के फॉर्म में बनाता है, इसलिए इसको हम पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, देखो इसका फंक्शन क्या है? दे आर इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब होता है उसको एरोबिक। इसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी। फिर इसके बाद है द प्रोसेस बाय विच केमिकल एनर्जी इज मेड अवेलेबल इन सेल। इसके द्वारा क्रेब्स साइकिल क्या कहती है? जिसके द्वारा हमें केमिकल एनर्जी को चेंज किया या अवेलेबल किया जाता है सेल में, उसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में ट्रांसफर करा जाता है क्रेब्स साइकिल के द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखना, क्रेब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, फिर विच रिलीज एनर्जी व्हेन सेल ब्रेक। जैसे ही सेल का ब्रेक डाउन होता है, मतलब डिवीजन होता है, तो ये एनर्जी बनाती है और एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और क्या काम करता है? ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड। लिपिड का ऑक्सीकरण का काम करती है। सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का सिंथेसिस करती है। अब आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या फिर आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ये जितने भी फॉरेन मटेरियल बाहर से आते हैं उनको तोड़ने का, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। या फिर सेल में कोई एंजाइम अगर बड़ी बड़ी लार्ज मॉलिक्यूल है उसको भी छोटा छोटा करने का ये काम करता है सेल के अंतर्गत। डब्ल्यूबीसी में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है क्योंकि ये डाइजेस्ट करता है फॉरेन मटेरियल को। मतलब भक्षण का काम करता है। ठीक है, जो भी चीजें बाहर से आती हैं। फिर आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है ये हमारे सेल में डिवीजन का काम करते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटे छोटे पाए जाते हैं। ठीक है, स्मॉल क्लस्टर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम सेंट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? मैंने ये चीजें पढ़ाई थी। अब मैं एक बार इस डायग्राम से पढ़ा देती हूँ आप लोगों को। ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? हेलो? यस मैम। ओके, ठीक है। देखो अब मैं एक बार डायग्राम से पढ़ाती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस क्या है। ठीक है, तो न्यूक्लियस आपको ये दिख रहा है यहाँ पर। न्यूक्लियस क्या करता है? सेल्स कंट्रोल सेंटर होता है। सर एक सेकेंड रुकना, मैं ये डायग्राम बड़ा करती हूँ जरा, तो आपको दिखेगा। अभी दिख रहा है क्या? हेलो? यस मैम। ठीक है, देखिए अब इसमें हम बात करते हैं हमारे सेल यस में मैम। कि सबसे पहले होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है भाई? न्यूक्लियस हमारे सेल के सेंटर में पाया जाता है और सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंतर्गत ये होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस का भी छोड़िए, गोल गोल न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर जो होता है वो होता है हमारा डीएनए। और डीएनए के अंदर जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, तो देखो डीएनए क्या काम करता है? कंटेन कोडेड इंफॉर्मेशन दैट पासेस ऑन एवरी सिंगल इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि जो भी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको एक लेता है दूसरे में ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर उसकी माँ की भी क्वालिटी होती है, पापा की भी क्वालिटी होती है, क्योंकि दोनों के डीएनए होते हैं। ठीक है, तो दोनों के डीएनए मिलकर दोनों की क्वालिटी लेते हैं। तो ये क्या करता है? एक क्वालिटी को लेके भेजने का काम ये करता है डीएनए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो मैंने बताया ये एक तो स्मूथ होता है, एक रफ होता है। ठीक है, स्मूथ ये है, देखो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें कोई भी चीजें नहीं है, ये एकदम प्लेन दिख रहा है। दूसरा है रफ। रफ में क्या है? छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स, जैसे दाना दाना टाइप है। ठीक है, ये क्या करते हैं? दैट मूव एंड स्टोर मटेरियल मेड बाय सेल। जो भी चीजें सेल द्वारा बनाई जाती है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं और स्टोर करने का भी काम करते हैं। ठीक है, फिर आता है लाइसोसोम, वेयर डाइजेशन ऑफ सेल न्यूट्रिएंट टेक प्लेस। जहां पर डाइजेशन का काम, डाइजेशन मतलब जो चीजें जरूरी नहीं है हमारे सेल के लिए उसको डाइजेस्ट कर लेता है ये। ठीक है, पचा लेता है उसको, या फिर बड़ी चीजों को छोटी चीजों में तोड़ता है। ठीक है, फिर आता है आपका साइटोप्लाज्म। ये पूरे को साइटोप्लाज्म बोला जाता है, पूरे फ्लूइड को।
ये जेली लाइक फ्लूइड होता है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच के पार्ट को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जहां पर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनेल्स मतलब छोटे या लिटिल ऑर्गन, अंगक बोला जाता है ऑर्गेनेल्स को, ठीक है। फिर सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया सबसे बाहरी हिस्सा होता है, मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ फैटी मटेरियल, डबल लेयर ऑफ फैटी मटेरियल जिसको हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, से बना होता है। ये क्या करता है, कोई भी मटेरियल जो सेल में आता है उसको लेने का और जो जरूरी नहीं है उसको बाहर भेजने का काम करता है। ये फूड को अंदर पास करने का, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल टू यूज बाय ब्रेकिंग डाउन सब्सटेंस ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। जब भी ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में चयापचय की क्रिया होती है तो ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाने का कार्य करता है, ठीक है। इसलिए इसको हम एनर्जी हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। फिर आता है गोल्गी अपरेटस, ये कलेक्ट करने का काम करता है और पैकेज का डिस्ट्रीब्यूट्स मॉलिक्यूल मेड इन द सेल। राइबोसोम क्या होते हैं, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, एकदम बिंदी बिंदी पूरी जगह दिख रहे होंगे, ये राइबोसोम, ये है, ठीक है। तो राइबोसोम टिनी प्रोटीन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज होती हैं, छोटी छोटी होती हैं और इनका काम होता है प्रोटीन को बनाना। प्रोटीन प्रोड्यूस केमिकल मैसेज दैट रन अ सेल, ये क्या करते हैं, पूरे सेल को चलाने का काम करते हैं, छोटे छोटे होते हैं लेकिन ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। फिर आता है वैक्यूल्स, तो ये क्या होता है, स्टोरेज एरिया होता है किसका, फैट का, फैट को स्टोर करने का काम करता है वैक्यूल्स, ठीक है, और अदर सब्सटेंस को। पेरिऑक्सीसोम क्या होता है, ये एक वेसल होती है दैट कंटेन एंजाइम, ये एंजाइम को देखो याद रखना, वैक्यूल किसका स्टोरेज करता है, फैट का स्टोरेज करता है, पेरिऑक्सीसोम किसका करता है, एंजाइम का स्टोरेज करता है, ठीक है, कंटेन करता है। दैट कैरी आउट पर्टिकुलर रिएक्शन, जैसे कि जो चीजें हार्मफुल है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम ये करता है। फिर सेंट्रियोल मैंने आपको बताया, टीनी ऑर्गन दैट हेल्प इन सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होती है उसमें सेंट्रियोल मदद करता है और इस सेंट्रियोल के अंतर्गत ही हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ गया हो आप लोगों को, आ गया क्या, यस मैम। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे। देखो तो जो सेल साइकिल है ये पूरे सेल डिवीजन का काम है, ठीक है। तो द पीरियड बिटवीन टू सेल डिवीजन, मतलब एक सेल का डिवीजन और दूसरे सेल के डिवीजन के बीच का जो काल होता है उसको हम सेल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम हार्ट पर बीट बोलते हैं, मतलब एक हार्ट एक बार धड़कन धड़की, फिर पूरा एक सर्कल चला, फिर दूसरी धड़कन धड़की, तो वैसे ही एक बार सेल का डिवीजन हुआ फिर दूसरी सेल का डिवीजन जब तक होता है तो जो साइकिल बीच का होता है उसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। इसको दो फेस में बांटा गया है, दैट कैन बी सीन ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी, इसको हम माइक्रोस्कोपी के द्वारा देख सकते हैं। तो इसके दो फेज होते हैं, ठीक है, याद रखना। पहला होता है माइटोसिस जिसको हम एम फेज बोलते हैं, दूसरा होता है इंटरफेज। देखो अब देखिए ये जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है पोर्शन, इसको हम बोलते हैं एम फेज, और ये सबसे छोटा काल है क्योंकि इस टाइम पे सेल का डिवीजन हो रहा होता है, इसके पहले पूरी सेल तैयार होती है डिवीजन होने को, इसको हम बोलते हैं इंटरफेज, जब सेल की ग्रोथ हो रही होती है, मतलब एक सेल पूरी ग्रोथ करेगी, जब पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी तब फिर वो डिवीजन करती है। तो दो फेज होते हैं, इंटरफेज और एम फेज, ठीक है। अब इंटरफेज को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इंटरफेज के तीन पार्ट हैं आपका G1, मतलब G0 से स्टार्ट होता है ये, G0 मतलब स्टार्टिंग फेज, G1 S फेज जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए टू पार्ट्स में टूटता है, फिर G2 फेज, फिर आता है आपका M फेज, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अभी आपसे पूछा गया तो इनको आपको लाइन से लगाने को बोलेगा तो आप याद रखना, यही पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। G1 फेज, G0 फेज, S फेज और G2 फेज। इंटरफेज के क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है और सेल का डिवीजन किस में होता है, एम फेज में होता है, इतना याद रखोगे, याद रखोगे। सेल का डिवीजन कब होता है, कब होता है, एम फेज में। एम फेज, एम फेज में होता है, और सेल का ग्रोथ कब होता है, इंटरफेज में, इंटरफेज में, ठीक है, जी इंटरफेज।
ठीक है, याद रखना। इसको आप कैसे याद रखोगे? इंटरफेज मतलब हम इंटर में है, जब इंटर मतलब कि 10th-12th में, तब हमारे क्या होता है, हमारी ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। फिर अब एम फेज मतलब मास्टर्स की क्लास, जब हम एमएससी कर रहे होते हैं, तो एमएससी में क्या होते हैं, हम ग्रोथ हो चुके, तो अब हम क्या करते हैं, सेल को डिवाइड करने का मतलब कि अब हम सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं कि भाई मैं किस में जाऊंगी, कौन सा सब्जेक्ट मुझे लेना है, कौन सी स्ट्रीम में जाऊंगी। अभी तक तो हम सब सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, फिर हम डिवाइड करते भाई क्या सब्जेक्ट लेंगे, तो इंटर मतलब इंटर में है, फिर सब्जेक्ट हमने चेंज कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रखना। अब मैं बात करती हूँ थ्योरी बेसिस इसके, एक सेकेंड, ठीक है। द सेल साइकिल, मैनी damaged, dead and worn out cell can be replaced by growth and division of other similar cells। मतलब कि सेल साइकिल में बहुत सारी सेल जो डैमेज हो जाती है, डेड हो जाती है या निकालने लायक हो जाती है, उनको रिप्लेस किया जाता है और उनकी ग्रोथ और डिवीजन किया जाता है, ठीक है। मतलब जो सेल काम की नहीं थी उसको बाहर निकाल दिया गया, अब बाहर निकालेंगे तो बाकी तो ग्रोथ करेगी। तो सेल साइकिल में ये सारी चीजें होती हैं। अब देखो, मोस्ट बॉडी सेल है 46 क्रोमोसोम। सारे सेल में जो होता है 46 क्रोमोसोम होता है, जिसको हम माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करते हैं। माइटोसिस क्या है? सेल डिवीजन की प्रोसेस। एम फेज को हम माइटोसिस बोलते हैं। A process that result in two new genetically identical daughter cell। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हमारी एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है। जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब कि दोनों एक जैसी ही होंगी, बराबर बराबर दोनों में चेंजेस आएगा, ठीक है। इनमें एक सेल है सेक्स सेल, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम मियोसिस करते हैं, ठीक है। इससे माइटोसिस नहीं होता। देखो, आइडेंटिकल डॉटर सेल मतलब एक जैसे गुड़ाना। अगर इसमें एक जैसा गुड़ा, तो इसमें मान लो एक मम्मी पापा हैं, उनका बच्चा हुआ, ठीक है, तो उस मम्मी के भी आधे आएंगे, आधे पापा के भी उसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और एक भाई हुआ उसका, तो उसमें मम्मी के आएंगे, पापा के। ऐसा नहीं कि वो पूरा सेम टू सेम हो जाए। तो इसलिए आइडेंटिकल सेल मतलब एक जैसे ही डॉटर सेल होंगी, सेम टू सेम गुड़ेगा। और ये कब होता है? जब हमारी शरीर में हो। जैसे कि मेरे शरीर में, मेरे हाथ में चोट लग गई, ठीक है। अब हाथ में चोट लगी तो मेरे सेल में से, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी सेल जो ग्रोथ हो आधी मेरी हो और आधी मेरे हस्बैंड की सेल की ग्रोथ हो जाए मेरे शरीर में। मेरे ही सेल की ग्रोथ होगी ना, तो जो दूसरी सेल बनेगी उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेरे जैसा ही होगा, है ना। समझ में आया? मतलब कि माइटोसिस हमारे अंदर जब सेल का डिवीजन होता है तब उसको हम माइटोसिस बोलते हैं। लेकिन जब कोई पेरेंट्स या जो भी फीमेल और मेल प्रेग्नेंट, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है और इस प्रोसेस को हम मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ओनली वन एक्सेप्शन दैट इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स मतलब सेक्स सेल, जब ओवो और स्पर्मेटोजोआ मिलते हैं तब उसमें मियोसिस होता है, याद रखना, ठीक है। तो मियोसिस किस में होता है? जब भी रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन की जो सेल होती है जिसको हम सेक्स सेल बोलते हैं, उसमें मियोसिस होता है। और जो हमारे शरीर के अंदर सेल का डिवीजन हो रहा होता है वो कौन सा होता है? माइटोसिस होता है। इतना समझ में आया? हेलो, यस मैम। अभी समझाऊंगी इसको, ठीक है। अब देखो, अब हम बात कर रहे थे इंटरफेस की। इंटरफेस क्या है भाई? तो ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, दिखाया था ना मैंने आपको ग्रीन वाला, कितना बड़ा पार्ट है। दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज एंड 3 सेपरेट स्टेज आर रिकॉग्नाइज। इसमें 3 सेपरेट स्टेज होती हैं। सबसे पहले होती है G1, ठीक है। तो द सेल ग्रोथ इन साइज एंड वॉल्यूम। इसमें क्या होता है? जो सेल की ग्रोथ होती है वो साइज और वॉल्यूम में होती है। दिस इज यूजुअली द लॉन्गेस्ट फेज। इसकी सबसे बड़ा फेज होता है। देखिए आप, G1 सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। इसमें साइज में ग्रोथ होती है और उसके वॉल्यूम में ग्रोथ होती है। अब इसके बाद मोस्ट वेरिएबल लेंथ होती है। समटाइम्स सेल डू नॉट कंटिन्यू अराउंड द सेल साइकिल बट इंटर इन रेस्टिंग फेज। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ सेल की ग्रोथ नहीं हो पाती है और उसको रेस्ट की जरूरत होती है, इसलिए वो G0 में चल जाती है। तो सारी सेल नहीं जाती G0 में, कुछ ऐसी सेल होती है जो थक जाती है, उनको अब नेक्स्ट रेप्लिकेशन नहीं हो पाता उनका, तो वो G0 में चल जाती है। जो नहीं जा पाती वो सिंथेसिस के लिए जाती है। सिंथेसिस के लिए जो जाती है उसको हम बोलते हैं एस फेज। यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है वो रेप्लिकेट होता है, फॉर्मिंग 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ DNA। इसमें
एक डीएनए की दूसरी कॉपी बनती है। Therefore following the S phase, the cell now has 92 क्रोमोसोम। कैसे? एक डीएनए में कितने थे? एक डीएनए में कितने क्रोमोसोम थे? 46 46 इंटू 2 कितना हुआ? 92 92। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेट हो रहा है। तो एक डीएनए में 46 है तो दूसरे में 92 होंगे। ठीक है, तो देखो द क्रोमोसोम, अब इसमें रेप्लिकेट सिंथेसिस होता है, तो द क्रोमोसोम रेप्लिकेट फॉलोइंग 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए, मतलब सेम टू सेम, एक आइडेंटिकल कॉपी मतलब एकदम सेम कॉपी बनता है। Therefore S phase the cell now has 92 chromosome। Example that enough DNA for 2 cell is nearly ready to divide by mitosis। अब इसमें इतने ज्यादा क्रोमोसोम हो जाते हैं कि ये रेडी हो जाता है माइटोसिस के लिए। अब आता है आपका सेकेंड गैप फेज। ठीक है, देयर द फर्दर ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। अब यहाँ पर सेल डिवीजन के लिए इसकी प्रिपरेशन की जाती है। जीवन में क्या होता है, सेल की साइज और वॉल्यूम बढ़ रहा होता है। एस में डीएनए को रेप्लिकेट किया जाता है। G2 में सेल डिवीजन के लिए इसको रेडी किया जाता है। अब आती है माइटोसिस की फेज। ठीक है, माइटोसिस दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन्वॉल्विंग 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। इसमें 4 स्टेज होती है। इसको आप कैसे याद रखोगे, हम पीएमटी का एग्जाम देते हैं ना, प्री मेडिकल टेस्ट, तो प्री मेडिकल टेस्ट में बस ए लगा देना है, PMAT। ठीक है, पी मतलब प्रोफेज, एम मतलब मेटाफेज, ए मतलब एना, टी मतलब टेलो। ठीक है, तो पीएमटी में बस आपको ए जोड़ देना है। एक सेकेंड रुकना, समझ में आया इतना? हेलो, यस मैम। एम टी प्री मेडिकल टेस्ट होता है ना, इसमें बीच में ए लगा देना। तो प्री फॉर प्री फेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज और टी फॉर टेलोफेज। ठीक है, समझ में आया? मैम ये इंटरफेस थोड़ा सा कम समझ में आया। कौन सा इंटरफेस? देखो, इस पूरे ग्रीन वाले पार्ट को हम बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, इसका नाम ही है सेल की ग्रोथ करना। ठीक, अब देखो सबसे पहले होता है जीवन। एक सेल है, बन रही है अभी। ठीक है, अभी एकदम छोटी है, अब ये थोड़ा बड़ी होगी, फिर थोड़ा और बड़ी होगी, फिर बड़ी होगी। ठीक है, बड़ी होगी। अब ये क्या हुआ, एक सेल तो ऐसे कभी आई कि ये एकदम बड़ी होते होते थक गई मतलब इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, तो ये G0 में चल जाती है। लेकिन अगर ये नहीं थकी तो ये किस में इंटर करती है, डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, जैसे ये डीएनए रेप्लिकेशन में इंटर करी, इसकी साइज एकदम बड़ी हो जाती है। रेप्लिकेशन मतलब अभी तक डीएनए में एक में 46 क्रोमोसोम थे, अब इसमें 92 हो चुके हैं। रेप्लिकेशन मतलब उसका डुप्लीकेट करना। डुप्लीकेट मतलब उसको सेम से, जैसे मैं आपको जेरोक्स के लिए दूं तो आप एक जेरोक्स कराते तो डुप्लीकेट उतर आता है ना, वैसे ही डीएनए में 46 है, उसका डुप्लीकेट निकालोगे तो 92। तो इसमें क्या होता है, आपका होता है रेप्लिकेशन। अब जाती है ये G2 में, अब ये प्रिपेयर होती है डिवीजन के लिए। अब ये पूरी तरीके से फुलफिल हो चुकी है, इसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये प्रिपेयर हो रही है डिवीजन के लिए धीरे धीरे। यहां पर जाएगी प्रोफेज में, तब इसका पहला डिवीजन होगा। अब मैं इसको आपको डायग्राम से बताती हूँ पहला डिवीजन। समझ में आया इतना प्रियंका? यस मैम। जी सर, जी मैम। हाँ सर बना दो, अभी काम ही नहीं है सर की, सर ही बना दीजिए आप हमें। कहाँ है भाई? सॉरी मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है जिंदगी में, सर वाली फीलिंग भी आ जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं माइटोसिस। ठीक है, मैंने आपको बताया इंटरफेस की बात कर रहे थे हम, है ना। तो इंटरफेस में हमारे पास 46 क्रोमोसोम थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब प्रोफेज आती है। प्रोफेज को हम बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास जब हम एस फेज में जा रहे थे तो हमारे पास कितने थे, 92 थे, तो प्रोफेज में 92 ही रहेंगे ना। मतलब यहाँ पर हमारे पास 92 बन गया था ये, तो यहाँ तक जाते जाते 92 ही रहेगा, है ना। अब देखो हमारे पास क्या हुआ, ये 92 क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम डबल्ड टू 92, ये 92 में डबल हो गया। अब देखो मैंने आप लोगों को पीएमटी बताया था, लेकिन मेटाफेज के पहले की भी एक फेज होती है, जनरली उसको हम प्रो मेटाफेज बोलते हैं। इसमें आपने देखा, देखो आपको ये दिख रहा होगा, इसमें 3 क्रॉस बने हुए हैं। एकदम ध्यान से देखना डायग्राम, बताती हूँ, डायग्राम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें
एक सेकेंड रुको। ये आपको दिख रहा है, ये कितने हैं इसके अंदर बिंदी आपको दिख रहे हैं? एक 3 ब्लू कलर का है और 3 रेड कलर के हैं। दिख रहा है क्या? बड़ा करूं क्या डायग्राम? दिख रहा है मैडम, हमने कर लिया बड़ा। हाँ मैम। ठीक है, ठीक है। देखो तो इसमें हमारे पास कितने थे? 6। ठीक है, अब ये डबल हो गए। तो अभी ये कैसे थे? इसका शेप ऐसा था ना, अब इसका सेम टू सेम बन गया। तो ये कैसा बन गया? देखो ऐसा बन गया। दिख रहा है नेक्स्ट वाले में प्रोफेज में? दिख रहा यस है? मैम। तो मतलब मैम कि अभी कितने थे हमारे पास? 46 थे, अभी कितने हो गए? 92 हो गए। अब आप देखो इसमें एक तो सेल जो थे उसमें 2 हमारे डुप्लीकेट हमने बनाए थे, तो कुछ है नीले और कुछ है लाल। ठीक है, प्रोब फेज में क्या होता है, ये टूटने लग जाते धीरे धीरे, कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। तो न्यूक्लियस, ये जो डिवाइड हो रहा है वो क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। ये सेल है हमारी, और सेल के अंदर जो आपको दिख रहे हैं ना ब्लू और रेड कलर से, वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस डिसॉल्व एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू सेंट्रियोल्स। अब जैसे ही न्यूक्लियस डिसॉल्व होता है, इसके अंदर का मैंने आपको बताया था सेंट्रियोल जो होता है हमारा डिवीजन का काम करवाता है। सेंट्रियोल आया और इसने क्या किया? माइक्रोट्यूब्यूल्स को इससे अटैच कर दिया। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, अब ये तार के रूप में जो क्रोमेटिन था हमारा वो सब क्या हो गया? इससे अटैच हो गए। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है? ये एक लाइन में आ जाते हैं, क्रोमोसोम्स अलाइन। अभी जो भी हमारे क्रोमोसोम थे, ये जो दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, ये क्रोमोसोम है हमारे, सॉरी ब्लू और रेड कलर के, ये हमारे क्रोमोसोम है। ये किसके अंतर्गत है? हमारे न्यूक्लियस के अंतर्गत। और न्यूक्लियस के अंतर्गत हमारे सेंट्रियोल्स जो हैं इनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है? ये सारे सेंटर में आ जाते हैं। ठीक, सेंटर में आने के बाद अब आती है हमारी एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होता है? जो अभी डिवाइड एक साथ हो गए थे, फिर से वो 46 में क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन अभी भी ये किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं अपने, किससे जुड़े हुए हैं जल्दी बताओ? माइक्रोट्यूब्यूल से। टेलोफेज में क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल दिखना बंद हो जाते हैं, और जैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल दिखने बंद होते हैं मतलब सेल का डिवीजन स्टार्ट है। ये थोड़ा कर्व शेप ले लिया है ना यहाँ पर, देखो यहाँ पे थोड़ा अंदर की तरफ ये चला गया है। ठीक है, फिर साइटोकाइनेसिस एक स्टेज आती है, ये है आपकी ये वाली। ठीक है, साइटोकाइनेसिस, इस स्टेज में जाके सेल पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, और फिर से जो गुण इसमें थे, अब चूंकि ये क्या हुए? मिल गए थे ना अभी, तो किसी के गुण इसमें ट्रांसफर हुए, किसी के इसमें ट्रांसफर हुए, लेकिन इक्वली डिवाइड हुए। तो 2 डॉटर सेल फॉर्म ईच विथ 46 क्रोमोसोम। लेकिन फर्क क्या हुआ? शुरू से लेकर अंत तक में क्या फर्क न समझ में आया आपको? जल्दी बताओ। वापस 46 हो गए। वापस 46 हो गए, लेकिन 2 सेल बन गई। पहले एक सेल थी ना यहाँ पर, दो। ये कितने में बन गया? 2 सेल में डिवाइड हो गया। तो माइटोसिस मतलब होता है सूत्री विभाजन। मतलब कि एक सेल 2 बराबर सेल में जब बट जाए तो उसको हम माइटोसिस बोलते हैं, बराबर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। समझ में आया माइटोसिस? यस मैम। इन सब में आपको जो याद रखना है, आपको ये याद नहीं रखना कब क्या होता है आपको, मैं इसलिए आपको इतना डीप पढ़ा रही हूँ, कभी बाद में पढ़ोगे तो याद है। आपको जो याद रखना है दैट इज, सबसे पहले इंटरफेज आता है, फिर प्रोफेज, प्रोमेटा, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस। सीक्वेंस याद होना चाहिए आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं आपको मियोसिस बताती हूँ। देखो माइटोसिस और मियोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि माइटोसिस में जो चीज एक बार होगी वो इसमें 2 बार होगी। क्यों होगी भैया 2 बार? क्योंकि यहाँ पर 2 लोग आपस में मिल रहे हैं, 2 लोगों की सेल है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले इसमें होगा इंटरफेस। इसमें ये देखो, ये आपका क्या क्या लिखा है पहले याद रखना, ये होता है आपका सेंट्रोसोम, ये दिख रहा है ना, ये 2 सेंट्रोसोम है। ठीक है, फिर ये सेल मेम्ब्रेन है, फिर क्रोमोसोम अंदर होते हैं आपके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंतर्गत आपके क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और सेंट्रोसोम डिवीजन का काम करवाता है। सेंट्रोसोम में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये जो दिख रहा है मैंने आपको बताया, ये डिवीजन का काम करवाता है। ठीक है, अब प्रोफेज में क्या हुआ? ये जो थे हमारे, इसमें क्या दिख रही है आपको? 4 दिख रही होंगी। ठीक है, ये जो थे ये पहले थ्रेड रूप में
आ जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे। फिर इसमें सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर मतलब वही जो मैंने बताया, स्पिंडल फाइबर्स आ जाएंगे इसमें, इसके भी गुण, ये एक माँ का गुण एक पिता का गुण जो भी हो गया, ठीक है। फिर ये सिस्टर क्रोमेटिड में मतलब फिर से ये चेंज होगा, पहले ये 2 सेल बनाएगा, अभी तक ये सेम प्रोसेस चलेगी ऊपर से नीचे तक वाली, ठीक है। ये 2 डिप्लॉयड सेल बनाया, डिप्लॉयड मतलब क्या होता है, इसमें इसके भी गुण जाते हैं, इसके और इसमें इसके गुण जाते हैं, ठीक है। अब फिर से इसका मियोसिस होता है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें यही प्रोसेस दोबारा दोहराई जा रही है। तो डॉटर डिप्लॉयड सेल फ्रॉम मियोसिस, तो इस ये 2 बनी थी ना, उन दोनों का फिर से डिवीजन किया जाता है, तब जाके ये 4 बनती हैं, ठीक है। 4 हैप्लॉइड मतलब चारों में अलग अलग सिम्टम आएंगे, डिप्लॉयड मतलब 2 पार्ट में, हैप्लॉइड मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम आएंगे। तो सेम चीज होती है, लेकिन मियोसिस में ये वाला पार्ट दोबारा दोहराया जाता है, इसलिए इसमें एक सेल से 2 सेल बनती है और इसमें एक सेल से 4 सेल बनती है लास्ट का आउटपुट, ठीक है। समझ में आया? हेलो, यस मैम। ठीक है। यस इसका और मैम। बाकी और अगर आप लोग को समझ नहीं आएगा तो और भी कल समझा दूंगी मैं इसके विषय में जो भी है, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो। अब मैं एक बार ये बता देती हूँ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज होता क्या है। तो प्रोफेज है ड्यूरिंग द स्टेज द रेप्लिकेटेड क्रोमेटिन बिकम टाइटली कॉइल्ड, मतलब कि जो भी हमारे क्रोमेटिन होते हैं वो टाइटली जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, और इनको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमेटिड अंदर स्टेज होता है, मतलब चल रहा होता है, ठीक है। जो चीज मैंने ऊपर पढ़ा है वही चीज लिखा हो इसमें, अगर आपको पढ़ना ठीक है, नहीं पढ़ना तो आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो। द 2 क्रोमेटिड आर ज्वाइंट टू ईच अदर एट सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम में जाके ये मिलते हैं। द माइटोटिक apparatus appear, दिस कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रोसोम सेपरेटेड बाय माइटोटिक स्पिंडल, स्पिंडल मतलब ये जो आपको लाइन लाइन टाइप दिख रहा था ना, उसमें ये विभाजित हो जाते हैं माइक्रोट्रिब्यूल के द्वारा, ठीक है। फिर सेंट्रोसोम अपनी जगह से माइग्रेट हो जाते हैं। फिर आता है मेटाफेज, सो द क्रोमेटिड अलाइन ऑन सेंटर, जैसे ये सेंटर में आते हैं सारे तो इसको हम मेटाफेज बोलते हैं। एनाफेज में सेंट्रोसोम सेपरेट, धीरे धीरे, जैसे आप एक आटा लो, आटा गूंथते हो ना, लोई कैसे बनाते हैं हम अलग अलग, लोई मतलब वही आटे का टुकड़ा करते हैं ना, तो पहले तो हम आटा एक साथ गूंथते हैं, तो कैसे होता है, एक पिंडी होती है ना आटे की, हमारे पास देखा है रोटी के लिए जब आटा गूंथते हैं, गूंथते यस हो ना। मैम। फिर हम क्या करते हैं, पूरी पिंडी नहीं लग, थोड़ा सा आटे को अलग करोगे तो पानी तो उसमें भी है, उसमें भी पानी है, थोड़ा सा अलग हुआ। फिर उसी आटा को, अब ऐसा तो नहीं कि आप आटे का 10 पार्ट करो तो सब में पानी अलग अलग हो, एक साथ मिला है तो पानी तो एक साथ जैसा होगा। हम आटे को जब थोड़ा सा अलग करते हैं तो वो एनाफेज होता है। और जैसे ही आटे को पूरी तरीके से, 1 सेकेंड रुकना, बैटरी जा रही है, 1 सेकेंड रुको। हाँ, आवाज आ रही मेरी? यस मैम। ठीक है। तो आप लोग को मैंने बताया जैसे हम आटा गूंथते हैं, ठीक है, तो आटा गूंथते हैं तो हम पहले 2 पार्ट में जब करते हैं उसको पूरी तरीके से नहीं करते, थोड़ा ही करते हैं, तो वो होता है एनाफेज, ठीक है। और जैसे ही हम उसको थोड़ा और बदल देते हैं, मतलब छोटे छोटे लोई में बांट देते हैं, तो हमारा आता है टेराफेज, ठीक है, जहां पर पूरी तरीके से माइटोटिक डिसअपेयर हो जाता है और हमारा क्रोमोसोम पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब इसमें डिफरेंस है थोड़ा, देख लो, माइटोसिस में और मियोसिस में डिफरेंस है, ठीक है। माइटोसिस सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म है, किसको छोड़ के, वायरस को छोड़ के। वायरसेस में ये माइटोसिस नहीं पाया जाता, ठीक है। ये किस में काम आता है, बॉडी सेल बनाने। मैंने बताया ना, एक सेल से दूसरी सेल जब बनती है हमारे बॉडी के अंदर ही, जैसे मान लो मेरी आरबीसी सेल टूट रही है, उसका जीवन काल 120 दिन है, फिर दूसरी आरबीसी सेल बनानी है, तो उसी से बनती है, प्री एग्जिस्टिंग से ही बनती है, ठीक है। तो ये बॉडी सेल में काम आता है। इसमें एक ही सेल डिवीजन होता है, 1, मतलब कि 1 से 2 बार होगा डिवाइड। फिर नो रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मतलब कि इसमें कोई भी क्रॉसिंग ओवर, मतलब एक से दूसरा गुण चेंज नहीं होता।
ये 2N बनाती है, 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल। डिप्लॉयड मतलब एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले 2 सेल बनाती है ये। और डॉटर सेल आइडेंटिकल मतलब एक जैसे होते हैं, मतलब कि एक सेल से दूसरी सेल सेम बनेगी। मियोसिस में क्या होता है, ये एनिमल में होता है, प्लांट्स में, एनिमल मतलब ह्यूमन बीइंग में, प्लांट्स में और फंगाई में होता है। यहाँ ऑर्गेनिज्म मतलब हमारे बॉडी के ऑर्गन के अंदर होती है ये प्रोसेस, और ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन में काम आती है, इसलिए प्लांट में, फंगाई में और एनिमल में पाई जाती है। ये सेक्स सेल बनाती है, ये बॉडी सेल बनाती है और ये सेक्स सेल बनाती है। इसमें 2 बार सेल डिवीजन होता है, मैंने बताया था, एक बार इसमें भी तीनों फेज चलेगी, फिर तीनों फेज चलेगी। इसमें क्रॉस ओवर होता है प्रोफेज में, मतलब इसका गुण उसमें जाता है, उसका गुण इसमें आता है, और इससे 4 हैप्लॉइड सेल बनती है लास्ट में। मैंने आपको बताया था हैप्लॉइड मतलब चारों के गुण अलग अलग होंगे। और डॉटर सेल आर जेनेटिकली डिफरेंट, ये डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं कि मेरा भाई, जैसे मेरी बहन पैदा हुई तो मेरे जैसे एग्जैक्ट थोड़ी दिखेगी, थोड़ा डिफरेंट दिखती है ना कुछ क्वालिटीज अलग होती है, तो ये थोड़ा अलग होती है। अब इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है कि दोनों नई सेल बनाते हैं और दोनों सेम स्टेप फॉलो करते हैं। बिगिन विथ 1 पेरेंट सेल, दोनों में कोई ना कोई पेरेंट होता ही है बनाने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया भाई? आया? हाँ मैम आया। यस मैम। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होगी एनाटॉमी। कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रही है ज्यादा? नहीं मैम। नहीं चलिए, तो अच्छा बना नहीं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है, और आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। फिर मैं आप लोगों को कल से दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगी, ठीक है? मस्कुलर या फिर स्केलेटल सिस्टम जो भी होगा वो हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप सेल पूरा पढ़ के आइएगा। और मैं अभी आप लोगों को हायर एजुकेशन का भेज देती हूँ, मैं भूल गई थी भेजना, ठीक है? उसकी पीडीएफ में भी आप लोगों को भेज दे रही हूँ, तो आप सेल पूरा पढ़ के आइए। सेल का भी भेज देती हूँ, ठीक है? तो कल सेल पढ़ के आ जाना, ठीक है? हाँ ना? यस मैम। ठीक है, अभी भेज रही हूँ सेल मैम का भी। पहले टिश्यू नहीं पढ़ाएंगे? क्या क्या? टिश्यू टिश्यू। पढ़ाऊंगी पहले, टिश्यू पढ़ाऊंगी ना, बोल रही जो भी कल का टॉपिक होगा वो पढ़ाऊंगी। मैं कभी भी आप लोग को पढ़ाने के पहले एक चीज और है, जो पहले शांति पाठ कर लो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। रब योर बोथ palm, put your palm on your eyes, now open your eyes। एक सेकेंड रुकना, हाँ बता रही हूँ।